हेलो एवरीवन। आज हम लोग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज का जो है इकोनॉमी सब्जेक्ट का जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसका हम पार्ट 4 यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने पूरी क्वेश्चंस को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे वगैरह पिक वगैरह लगाकर अच्छे से, जिससे कि आपके माइंड में बढ़िया से बैठ जाए, है ना। तो इन 10 क्वेश्चनों की जो सीरीज है, जैसे कि हम लोग अभी चला ही रहे हैं, तो आज ये मेरे ख्याल से 13वां एपिसोड होगा अपना। ठीक है, जहाँ पे हम विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है वो चला रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो 31 क्वेश्चन से लेकर के 40 तक के क्वेश्चनों की, यहाँ पे 10 क्वेश्चनों की बात करेंगे, जहाँ पे इनका डिटेल से एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ हम 10 से 15 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन, जो कि एक अद्भुत तरीके से आज तैयार किया गया है, जिससे कि आपको जितने भी यहाँ पे फैक्ट हैं सभी के सभी इसी वीडियो में याद हो जाने वाले हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह एक एड वेलोरम कर ऐसा कर है जो किसी वस्तु के मूलांकित मूल्य पर आधारित होता है, जैसे कि अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति। दूसरा स्टेटमेंट है, यह वस्तु एवं सेवा कर का एक एड वेलोरम कर है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो एड वैलोरम टैक्स होता है वह एक अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, इसका जो एड जो बेलोरम का अर्थ होता है, उसका मतलब होता है मूल्य अनुसार, है ना। मूल्य के अनुसार जो कर लगाया जाता है उसे हम एड वैलोरम टैक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जो नगर पालिका है, नगर पालिका हमारी है ना, वो अपना जो संपत्ति पे कर लगाती है, ठीक है, जैसे पानी कब देती है तो पानी के लिए जो टैक्स लगाती है ना, तो जो संपत्ति टैक्स नगर पालिका लगाती है संपत्ति कर, उसे हम क्या बोलते हैं, एड वैलोरम टैक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि कौन सा सही नहीं। ठीक है, तो ये जीएसटी कर है, बिल्कुल सही है, और ये अचल एवं व्यक्तिगत संपत्ति पर लगता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारे दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाने वाला है आंसर। अब हम बात करेंगे एक अद्भुत कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं फिलिप वक्र। क्या है, तो आर्थिक सिद्धांत में फिलिप वक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन फिलिप वक्र का सर्वोत्तम दर्शाया गया है, मतलब सर्वोत्तम रूप है। ठीक है, कौन एक्सप्लेन करता है। तो पहला ऑप्शन है कि जीडीपी समृद्धि और कर राजस्व। दूसरा है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। तीसरा है कि मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा। और चौथा है बेरोजगारी और विनिमय दर। तो कौन जो है उपरोक्त में से कौन जो है फिलिप वर्क यहाँ पे बात करता है। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें या अपनी कॉपी में लिख लें, जिससे कि जितने क्वेश्चन आपके गलत होंगे वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसके हम आंसर की बात करें तो जो फिलिप वक्र है वो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को बताता है फिलिप वक्र। ठीक है, आइए जानते हैं थोड़ा सा फिलिप वक्र के बारे में। ठीक, तो ये हमारा बेरोजगारी दर है, और इस साइड जो दिखाया गया है इसे हम एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में जो बताया दिखाया गया है उसे इन्फ्लेशन रेट दिखाई गई है, और इधर दिखाई गई है जो वाई एक्सिस में वो है एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक, तो जो फिलिप वक्र है वो बोलता है कि यदि यदि हमारी बेरोजगारी दर घट रही है या बढ़ रही है, तो मुद्रास्फीति जो होगी, इन्फ्लेशन रेट जो होगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी इन्फ्लेशन रेट जो हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हाई इन्फ्लेशन है तो यहाँ पे हमारा लो बेरोजगारी होगा या अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। ठीक है, लो मतलब कि अच्छी स्थिति होगी, लोगों के पास रोजगार होगा। ठीक है, लो एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो फिलिप प्रयोग कहता है कि यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो हमारे देश में रोजगार क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट है एक ये है स्टैगफ्लेशन, जो कि बताता है कि जब
मुद्रास्फीति दर बढ़ेगी, जब मुद्रास्फीति दर बढ़ती है तो बेरोजगारी दर भी बढ़ती है, ठीक है, तो बेरोजगारी दर भी बढ़ती है, ठीक। ये कौन बोलता है? स्टैगफ्लेशन। वहीं पे फिर प्रोग्राफ बोलता है कि यदि मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है तो बेरोजगारी दर में कमी आएगी। वहीं स्टैगफ्लेशन बोलता है कि यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, ठीक। तो ये दोनों आज अपने कंसेप्ट सीख लिया, एक स्टैगफ्लेशन के बारे में जान लिया और यहाँ पे फ्लिप वक्र के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा 30 का है ये बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे हम 10 क्वेश्चनों तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्रोत के आधार पर बताना है हमें कि जो संग्रहित कर होता है, टीसीएस जिसे बोलते हैं, वो निम्नलिखित में से थोड़ा इन कथनों पर विचार करना है, ठीक। पहला कथन है कि विक्रेता से वस्तु खरीदते समय क्रेता द्वारा टीसीएस कर घटाकर या काट लिया जाता है, ठीक है। फिर आता है कि टीसीएस के प्रावधानों के आयकर अधिनियम 1961 के तहत शासित होता है। जो टीसीएस के प्रावधान हैं वो आयकर अधिनियम 1961 के तहत शासित होते हैं। तो उपरोक्त में से हमें सही कथन का जवाब देना है, ठीक है। उपरोक्त में से हमें सही कथनों का क्या करना है? जवाब देना है, ठीक। तो हम टीसीएस टैक्स की बात करें, जो टीसीएस टैक्स होता है ये विक्रेता द्वारा, ठीक है, जो विक्रेता होता है वो क्रेता से लगा लेता है, ठीक है ना। तो विक्रेता जो होता है वो क्रेता से वसूलता है, ठीक है, क्रेता से वसूलेगा, ठीक है, क्रेता से वसूलेगा और यहाँ जाके सरकार को सौंप देगा, ठीक है ना। तो विक्रेता द्वारा किया जाता है, ना कि क्रेता द्वारा काट कर लिया जाता है। क्रेता द्वारा काट कर नहीं लिया जाता है, क्रेता से विक्रेता वसूलता है और सरकार को क्या कर देता है? सौंप देता है, ठीक है। तो इसका आंसर अपना ये वाला अपना क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमारा एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा दो ऑप्शन को हम लोगों ने काट दिया, ठीक। अब बचा एक कि क्या टीसीएस अधिनियम जो है वो आयकर अधिनियम से लागू होता है? तो बिल्कुल जी हाँ, यह आयकर अधिनियम 1961 के तहत टीसीएस का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट अफेयर से है ये, कि ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के बारे में हमें बताना है, जिसमें पहला कथन है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। दूसरा है कि यह नैतिक मानक स्थापित करता है जिन्हें ग्लोबल पार्क द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तीसरा है कि वर्तमान में भारत का कोई भी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में शामिल नहीं है, ठीक है, जियो पार्क में स्थित नहीं है। तो हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि यूनेस्को का जो ग्लोबल जियो पार्क 2025 का इनोवेशन है वो 11वां नंबर का था और ये 12 सितंबर को अपनाया गया, ठीक है। 12 सितंबर को मतलब ये जो अपना जियो पार्क सम्मेलन है वो हुआ है, ठीक है। ये करता क्या है कि जो हमारा सस्टेनेबल गोल है, जो हमारे 17 गोल हैं, इसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2030 तक जो है, ठीक है, 2030 तक जो इनके लक्ष्यों को हमें पाने की कोशिश करता है, ठीक। तो एक ये वर्कशॉप जो हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित और ग्लोबल जियो पार्क के संबंधित, ठीक है, ठीक है। तो ये यूनेस्को के तहत है, किसके तहत है? यूनेस्को के तहत है। तो हमारा जो पहला नंबर स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यूएनईपी की तरह नहीं, यूएनईपी की द्वारा स्थापित नहीं है बल्कि यूनेस्को के द्वारा स्थापित है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा स्थापित है और यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यूनेस्को है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिर है दूसरा कि नैतिक मापदंडों को स्थापित करने के लिए है, तो ये नैतिक मापदंडों को स्थापित करने के लिए सही है। और तीसरा है कि भारत में अभी तक कोई भी ग्लोबल जियो पार्क में शामिल नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा दूसरा और तीसरा सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जो जियो पार्क का भी 11वां सम्मेलन हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हमारे भारत के लिए एक गौरव की बात है, ये क्वेश्चन नहीं, ये हमारे भारत के लिए एक गौरव की बात है। जैसा कि आप देखिए ये शेर जो गुजरात के गिरी में पाए जाते हैं, ठीक है, गुजरात के गिरी वन में पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने कल एक करंट अफेयर बात की थी कि गुजरात एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर शेर भी पाया जा रहा है, चीता भी पाया जा रहा है और टाइगर भी पाया जा रहा है। पूरे के पूरे 34 वर्षों के बाद, 34 या 33 वर्षों के बाद जो है गुजरात को टाइगर रिजर्व का या बाघ राज्य का दर्जा दिया गया है।
वो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, ये हमें आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो जहाँ पे अभी टाइगर रिजर्व या टाइगरों को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये 33 सालों के बाद इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला है कि नहीं, पहला नहीं, सॉरी, 35 नंबर है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय विक कैट अलायंस जो है हमारा IBSCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इसकी शुरुआत जो है भारत में की गई थी। दूसरा है कि गठबंधन द्वारा संरक्षित सभी 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति जो है भारत में पाई जाती हैं। तीसरा है कि अलायंस के सचिवालय का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमें यहाँ पे सही कथन का जवाब देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय वीकेंड अलायंस के तहत जो 7 बिल्लियों की प्रजाति है, इनके संरक्षण की बात जो की गई थी, ये 9 अप्रैल की बात है। 9 अप्रैल 2023 की बात है। ये काफ़ी पुराना हो चुका है करंट अफेयर। हालांकि ये अभी बहुत चर्चा में रहता है, तो पूछने की इसकी संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो जो अब इसके आंसर की हम बात कर लें, तो पहला नंबर तो एकदम सही है कि इसकी शुरुआत भारत से की गई। ठीक है, दूसरा नंबर गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला है सभी 7 बिल्लियां भारत में पाई जाती हैं। तो सभी 7 बिल्लियों की प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती हैं, जबकि जबकि 5 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 5 पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन सी नहीं पाई जाती हैं? तो 2 जो नहीं पाई जाती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पे इरेज कर लें, है ना। तो यहाँ पे जैगुआर हो गया। ठीक है, जैगुआर हो गया एक, और एक हमारा हो जाता है पूमा जो हो गया। ये पूमा, ये 2 ही ऐसी प्रजाति हैं जो भारत में नहीं पाई जाती हैं। बाकी चाहे वो शेर हो, चाहे बाघ हो, चाहे चीता हो, चाहे हिम तेंदुआ हो, चाहे तेंदुआ हो, ये सभी भारत में पाए जाते हैं। तो 5 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, 2 प्रजातियां अमेरिका में पाई जाती हैं, एक जैगुआर और पूमा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। फिर आता है तीसरा नंबर कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है हमारा दिल्ली है। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया है और भारत में है, आधिकारिक मुख्यालय है दिल्ली। ठीक, इस हिसाब से इसका आंसर केवल और केवल एक सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक नंबर सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा ये सेशन, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और आप लोग का अगर रिस्पांस मिलता है तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वित्तीय वितरण से। ठीक है, वार्षिक वित्तीय वितरण के संदर्भ में है कि पूंजीगत प्राप्ति के रूप में किसे शामिल किया जाता है, ये हमें बताना है और सही उत्तर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन हो गया। पहला है कि विदेशी करों से प्राप्त ऋण को, दूसरा है ट्रेजरी बिल के बिक्री के माध्यम से सरकार द्वारा ली गई उधारियां, तीसरा है अप्रत्यक्ष कर का संग्रहण और विनियोजन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो अप्रत्यक्ष कर का संग्रहण एवं विनियोजन जो है वो गलत हो जाएगा, जबकि पूंजीगत प्राप्ति में, एक मिनट, पूंजीगत प्राप्ति में हमारा विदेशों से प्राप्त जो ऋण होता है वो हो जाएगा। दूसरा ट्रेजरी बिल के द्वारा जो धन इकट्ठा की जाता है तो वो भी हो जाएगा। तो 1 और 2 हमारे सही हो जाएंगे, बाकी तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत जो हमारा व्यय होता है व्यय होता है, इनमें से संपत्ति का सृजन कौन करता है? इन दोनों में से संपत्ति का सृजन कौन करता है? ठीक है, और दूसरा चीज आप बताइएगा हमें कि संपत्ति का सृजन हो गया, और दूसरी चीज बताइएगा कि देयता कौन सृजित करता है। ठीक है, इन दोनों में से हमारी सरकार की देयता कौन सी है और संपत्ति कौन सी है, ये हमें अगर कष्ट करें आप लोग तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर। ठीक है, इसमें बोला गया है कि हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप समूह के संदर्भ में हमें बताना है। ये मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, जो कि भी करंट अफेयर में चर्चा में रहा है। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट है कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित गैर आबादी वाला एक ज्वालामुखी द्वीप है। दूसरा है यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रशासित है। तीसरा है कि इन्हें वन्य जीव जो जैव विविधता मूल्यों के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के रूप में नामित किया गया है, और यहाँ पे हमें सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें सही कथन का क्या करना है? चुनाव करना है।
ठीक। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में हम जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो हर्लिन और मैकडोनाल्ड अपने द्वीप हैं वो कहाँ पर है। ठीक। तो ये आपको, एक मिनट, ये आपको ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबी से दिख रहा होगा और ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है। कल हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में चर्चा की थी कि यहाँ पे अभी कौन सा नया अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहा है भारत। ठीक है। तो भारत के अनुसंधान केंद्र कितने हैं और अभी वर्तमान में कौन सा स्थापित कर रहा है, ये आप लोग बताने का कष्ट करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसकी बात करें कि ऑस्ट्रेलिया से जो ये हार्टलैंड लैंड और मैकडोनाल्ड लैंड है, इसकी दूरी जो ऑस्ट्रेलिया का, एक मिनट, है ना, एक मिनट, तो जो ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से इसकी डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 4000 किलोमीटर की है। वहीं हम अंटार्कटिका से बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है। ठीक है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण आपकी ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पे है और अगर अंटार्कटिका से बात करें तो ये उत्तरी में है। ठीक है ना। तो नॉर्थ में 1500 किलोमीटर दूर और यहाँ पे आपका वेस्ट और साउथ में, ठीक है, वेस्ट और साउथ लोकेशन में ऑस्ट्रेलिया से। तो ये लोकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में गैर आबादी वाला द्वीप है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर वाला जो है ना, तो अपना इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दक्षिणी महासागर प्रांत में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, आपका जो अंटार्कटिका का ऊपरी भाग है ना, अंटार्कटिका के ऊपर, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके हमारे उप ऑस्ट्रेलिया किसे क्या बोल जाए, पश्चिम और दक्षिण में है। ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा उप उप ऑस्ट्रेलिया उप ऑस्ट्रेलिया महासागर का हिस्सा है। ठीक है। महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक। तो उप ऑस्ट्रेलिया, तो पहला नंबर तो गलत हो गया। दूसरा, इसमें जो बोला गया है कि गैर आबादी ज्वालामुखी क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल सही था। यहाँ पे कोई भी मानव बस्ती नहीं पाई जाती है, गैर आबादी वाला क्षेत्र है और एक ज्वालामुखी क्षेत्र भी है। ठीक है। अब इसके प्रशासन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका प्रशासन कर रहा है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में भी शामिल किया गया है। इस हिसाब से हमारा आंसर केवल और केवल सी हो जाएगा। ठीक है। और यह पृथ्वी के दूरस्थ तटस्थ क्षेत्रों में से भी एक है। ठीक है। पृथ्वी के दूरस्थ तटस्थ क्षेत्रों में से भी एक एक है। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा है और करेंट अफेयर का है। ठीक है। फिर क्वेश्चन हमारा है दुर्लभ मृदाओं के संबंध में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है। जो वैश्विक स्तर पर हमें बताना है और अवरोही क्रम में बताना है कि जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से सबसे ज़्यादा से हमें बताना है सबसे कम की ओर कि इनका भंडारण सबसे ज़्यादा किसके पास है। ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा पॉज करके देखिए, तब तक हम थोड़ा सा नीचे आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। ठीक है। तो जो अर्थ मिनरल का भंडारण है, अर्थ मिनरल का जो भंडारण है, एक मिनट, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है पूरे विश्व में, तो चीन पर है। कितना है, 61% चीन के पास है। इसके बाद आ जाता है यूएस के पास, जिसके पास 15.5%, लगभग 15%। ठीक है। फिर म्यांमार का आ जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है म्यांमार के पास भी। ठीक है। म्यांमार पर आ जाता है 9.4% और ऑस्ट्रेलिया के पास है 8% का भंडार। ठीक है। और उसी में अदर में और शामिल हो जाते हैं। ठीक है। तो जो अर्थ मिनरल हैं ये सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, तो चीन के पास है। ठीक है। तो अब हम जो हमें अवरोही क्रम में जमाने की यहाँ बात की गई है, ठीक है, तो इसकी हम बात करें यदि, तो सबसे ज़्यादा तो चीन के पास हो गया। ठीक है। कितना है, 61% के करीब चीन के पास है। ठीक है। फिर हमारा वियतनाम हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पर वियतनाम, पहले नंबर पर चीन, इस हिसाब से। ठीक है। बाकी हम लोगों ने पहले नंबर दूसरे नंबर पर देख चुका है कि पहले चीन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा म्यांमार का, चौथा अपना ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर। लेकिन जो ऑप्शन में हमारे दिए हुए हैं उसके हिसाब से कौन कौन है, तो पहला आपका चीन है, दूसरा वियतनाम है, तीसरा ब्राज़ील है और चौथा यहाँ पे रूस है और भारत का जो नंबर आएगा यहाँ पे वो 5वें नंबर पर आएगा।
ठीक है, तो भारत कौन सा है, 5वें नंबर पर है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा 3, 3, इसके बाद हो जाएगा 1, 1 के बाद हो जाएगा अपना 4, फिर 2, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? वियतनाम, अच्छा अवरोही क्रम में हमें बताना है, ठीक है, अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में बताना है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा, नहीं रूस के पास तो और ज़्यादा है, सॉरी, इसके डाटा थोड़ा सा है ना, अवरोही क्रम में है ना, तो इस हिसाब इसका जो आंसर हो जाएगा अपना वो है रूस, रूस के पास है, ठीक है, रूस पहले 2 हो जाएगा, फिर ब्राज़ील हो जाएगा, और आपका वियतनाम हो जाएगा, और इसके बाद कौन सा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो अपना हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 24 24 13, ठीक है ना। तो इसे हमें अवरोही क्रम में जमाना था, ठीक है, अवरोही क्रम में जमाना था, ठीक। तो अब मैंने क्या बताया आपको क्रम, पहले चीन, वियतनाम, इसके बाद ब्राज़ील, और फिर रूस, फिर भारत, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो अपना यहाँ पे होगा अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 4 1 3, ठीक। और यहाँ पे दुर्लभ मृदा के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, जो दुर्लभ मृदा के तत्व हैं इनके कोड लिखे हुए हैं, आप इन्हें अपनी नज़रों में एक बार दौड़ा दें, ठीक है। ये कुल कितने हैं, 17 हैं, ठीक है। अर्थ रेयर अर्थ मटेरियल जो है 17 हैं, जिसमें आप ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा कि पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर आपका चीन है, दूसरे पर यूएसए है, तीसरे पर म्यांमार है, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। और यहाँ यदि आप बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो चाइना, वियतनाम, ब्राजील, रूस, इंडिया, ठीक। नेक्स्ट, अब ये करंट अफेयर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि कंडिप्या जनजाति शिल्प को जीआई टैग दे दिया गया है। तो कंडिप्या जनजाति शिल्प क्या है, ये आप लोग यहाँ पे देखिए, ये केरल का है, कहाँ का है, केरल का है। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और ये केरल का पहला, केरल का पहला जनजाति हस्तशिल्प है, ठीक है ना, पहला जनजाति क्या है, हस्तशिल्प है, ठीक, हस्तशिल्प है, पहला जनजाति हस्तशिल्प है जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब केरल को इतना मिला ही है ये, तो कौन कौन सी जनजाति वहाँ पे फेमस है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। एक वहाँ पे जनजाति रहती है कादर जनजाति, ठीक है, कौन सी जनजाति, कादर जनजाति। दूसरी होती है मिथुआ, ठीक है, मिथुआ जनजाति, मिथुआ जनजाति जो इस टाइप की चटाई उटाई बनाने का काम करती है, ठीक है ना। एक है उराली, उराली, ठीक है। तो इन 3 जनजातियों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो हैं ये बनाने का काम करती हैं, ठीक है ना। ये एक प्रकार की चटाई है, कंडिप्या, ठीक है ना, कंडिप्या जो है एक प्रकार की चटाई है, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि बांसों के बड़ी बारीकी के साथ यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, ये बांस की बनाई गई है। ये देखिए एक अम्मा यहाँ पे बना रही हैं, आप ये देख सकते हैं, और ये फाइनली बनी हुई चट्टे, ठीक है। तो बांस की इतनी बारीकी से काम किया जाता है, चटाई बनाई जाती है। तो कंडिप्या क्या है, एक प्रकार की चटाई है। इसे हम, इसे वहाँ पे जो केरल है वहाँ पे इसे दर्पण चटाई भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, दर्पण चटाई भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, दर्पण चटाई कहा जाता है केरल में, ठीक है। और केरल का एकमात्र जो जनजाति हस्तशिल्प है वो ये है, अभी जो अभी पहला है वो शामिल हुआ है, ठीक है ना, जीआई टैग दिया गया है जिसे, ठीक है। अब बांस की महीन कढ़ाई के साथ इसे बनाया जाता है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि एम फॉर एम फॉर नेचर, एम फॉर नेचर पहल क्या है, एम फॉर नेचर पहल क्या है, ठीक है। एम फॉर नेचर पहल क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि 2030 तक कम से कम 30% निम्नीकृत वन पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए देश की क्षमता विकास की एक वैश्विक पहल है। दूसरा है कि 2050 तक शुद्ध शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों को 6 शक्ति परियोजना में निवेश करने के लिए एक निजी क्षेत्र का नेतृत्व वाली परियोजना है। दूसरा है, तीसरा अपना है स्टेटमेंट कि उपग्रह निगरानी के माध्यम से समुद्री प्रदूषण को निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का अभियान है। और चौथा है कि तटीय शहरों में जलवायु लचीलेपन अवसंरचना विकसित करने वाला एक सहयोगात्मक प्रयास है।
तो एम्स फॉर नेचर पहल क्या है, जी हमें बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दें, तब तक हम थोड़ा सा बात इसमें कर लेते हैं। ठीक है, ये जो एम्स फॉर नेचर पहल है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो FAO के द्वारा, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, यूएन यूएन का जो एक ये संगठन है, यूएन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जारी किया गया है, ये पहल जारी की गई है। लेकिन इसमें जो वित्त पोषण का काम करेगा, वित्त पोषण का काम इसमें कौन करेगा? तो वित्त पोषण का कार्य जो है यूके को दिया गया है। किसको दिया गया है? यूके को दिया गया है। ठीक है ना। अब इसका काम क्या है कि 2030 तक जो हमारे एसडीजी गोल हैं, है ना, उनके तहत जो हमारा पारिस्थितिक पर्यावरण है, उसको हमको क्या करना है? पुनर्स्थापित करना है। इस हिसाब से हमारा ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक नंबर स्टेटमेंट हमारा सही है कि 2030 तक हमें 30% तक, कम से कम 30% तक पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करना है। ठीक है, ये जो पहल है, ये पृथ्वी दिवस के पृथ्वी दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई है। ठीक है, आप कमेंट करके आप बताइए हमें कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की हमारी ये 10 क्वेश्चन की पूरी सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो पर। तो कैसी लगी आपकी ये सीरीज, हमें ज़रूर बताइएगा। क्या आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश क्वेश्चंस की भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम लोगों ने शुरू में रखा है हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद हमने नहीं रखा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इंग्लिश हिंदी की भी ज़रूरत है, या हिंदी इंग्लिश दोनों की ज़रूरत है, या हिंदी बस में काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ से अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो, तो हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दिया करिए, जिससे कि हम ऐसी सीरीज़ को चलाते रहें। ठीक है, तो आप सभी को अभी तक पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।